सर, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये एक रोज़ा दौरा बज़ाहिर सफारती लग रहा है, लेकिन खित्ते की अस्करी सूरत हाल को देखते हुए इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने हमने देखा कि हमेशा सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी के गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। क्या मौजूदा जोग्राफाई सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन और फ़ायदेमंद है कि वो सऊदी अरब की तर्ज पर ईरान के साथ भी कोई बाकायदा दिफाई या सिक्योरिटी मुआहिदा करे? जी बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, अभी ईरान तो खुद एक जंग से निकला है और इस वक्त स्ट्रेट अवे शायद कंक्लूड करना जल्दी होगा कि ईरान चाहेगा, और जाहिर अमेरिका खास तौर पर चाहेगा कि ईरान के साथ कौन कौन जंग का मुआहदा कर ले। और जाहिर है इसका मतलब क्या होगा अगर पाकिस्तान जंग का मुआहदा करता है, उसका या डिफेंस पैक्ट करता है, तो आपने पोटेंशियल एक पॉसिबिलिटी देखते हैं कि किसके खिलाफ होगा। तो ये अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी है ये कहना कि ईरान इस पोजीशन में है या दुनिया इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को वो आगे बढ़ने दे इसके ऊपर। लेकिन आने वाले वक्तों में डिपेंड करेगा कि इन्फ्लुएंस ईरान अपना कितना बढ़ाता है। रीजनल जो मुल्क हैं, खासतौर पर जीसीसी के जो ममालिक हैं, वो अमेरिका को कितना बेहतर मैनेज कर पाते हैं, कितना लीवरेज अमेरिका देता है जीसीसी और तमाम गल्फ के ममालिक के साथ जिसके साथ एग्रीमेंट थे उसके पहले। तो सारा उस पर डायनेमिक है, फ्लूइड सिचुएशन है। थोड़ी क्लैरिटी होगी तो शायद हम बेहतर इससे तवक्को कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो दौरा था, ये पहले तो ये देखना चाहिए कि वो एलिमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड था, वो शुक्रगुजारी के सेंस में आए थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट था कि बायलैटरल टाइज कहाँ हो सकते हैं, और हमारा बहुत कुछ डिफेंस पैक्ट से करने से पहले बाकी है। दैट मीन्स कि दुनिया के तीसरे नंबर पर ऑयल और गैस की रिजर्व हमारे नेबरहुड में है, लेकिन हम आज तक बेनिफिट नहीं उठा सके, वो खुद भी नहीं उठा सका। तो आने वाले वक्तों में आई थिंक बायलैटरल ट्रेड हमारे 10 करोड़ के करीब आबादी उनकी है, हमारी 25 करोड़ के करीब है। हमारा बार्टर ट्रेड भी हो सकता है ऑयल के साथ, बहुत सारी जैसे हम भी हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक वहां से बिल्ड करना हमारी शायद पहली जरूरत है ईरान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट के तहत के कंपैरिजन अगर मतलब। ठीक। सर, दौरे के दौरान ईरानी सदर ने पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी खसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात के अंदरूनी एजेंडे को आप एक अस्करी माहिर की नज़र से कैसे देखते हैं? क्या ये महज मुलाकात एक बॉर्डर मैनेजमेंट तक महदूद थी? ऑब्वियसली उनका एक किरदार जो रिसेंट डील हुई है उसके हवाले से था ही, या आपको लगता है कि इस खित्ते में नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई है? देखिए, सीडीएफ की बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी वाइटल कंट्रीब्यूशन थी पूरे नेगोशिएशन के दौरान, और ऑब्वियसली वो बहुत की प्लेयर थे। इसकी वजह से ये उसी का फॉलो अप भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब हम या बायलैटरल चले जाएं, डिफेंस एग्रीमेंट में चले जाएं, सिक्योरिटी बॉर्डर पे बात करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि फॉलो अप में भी हो सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी जो दौरान में हुई होंगी, अप्स एंड डाउन हुए होंगे, बहुत ज्यादा मुज़ाकरात आपके दरमियान आपने देखा हॉस्टेज बन गए। खासतौर पर इसराइल के जो डिजाइन थे नेफेरियस, वो नहीं, इसराइल और खासतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे इंडिया के कि कोई मुआहदा हो। तो शो स्पॉइलर के तौर पे बहुत एक्ट किया, जिसको पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत ही सेंसिबल, बड़े डेलिकेट, बड़े टाइमली तरीके से उसको एड्रेस भी किया और वापस मुज़ाकरात को ट्रैक पर चढ़ाया। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन हो सकती है। मेरा ख्याल अभी कहना जल्दी होगा कि उनके साथ जो मुज़ाकरात सीडीएफ के हुए हैं, उसका मतलब ये डिफेंस एग्रीमेंट या हमारी इंटरनल आई थिंक फॉलो अप होगा, मैकेनिज्म होगा, वे फॉरवर्ड होगा। और ईरान के पास ऑप्शन शायद डिस्कस की गई होंगी कहाँ कहाँ फैसिलिटेट और भी किया जा सकता है ईरान को एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस के दरमियान में एंट्री के लिए। राइट। और सर, पाकिस्तान और ईरान दोनों को इस वक्त सरहद पार दहशत गर्दी, बिलखसूस बलूचिस्तान और अफगान सरहद से मुंसलिक इलाकों में गैर रियासती अनासर का सामना है। क्या दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशंस के तरीक़ेकार में कोई अमली तब्दीली आने की एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि बलूचिस्तान में BLA को लेकर हम दोबारा उनकी सियासी और सोशल मुहिम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर महारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा के बाद। तो क्या हम BLA के ठिकानों के हवाले से कोई मुस्तकिल हल निकाल सकते हैं? देखिए शजिया, हमारा जितना ट्रस्ट लेवल ईरान के साथ डेफिनेटली था, लेकिन उसको दरमियान में ब्रीच भी किया गया इंडियन इन्फ्लुएंस या प्रेजेंस ने। और मैं कोई बगैर सबूत के बात नहीं कर रहा। जून 2025 में जो जंग हुई थी, जो ईरान के डिफेंस सिस्टम्स और सेंसर्स पर जो रॉकेट और ड्रोन्स हमले किए गए थे, वो ईरानी सरहद के अंदर से किए गए थे। यानी ईरानी जोग्राफी सरहदों के अंदर से उन्हीं के खिलाफ अटैक किया गया था। जब ईरानियों ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि वो मोसाद के सेटअप थे वहां पे विद इन ईरानी सॉइल। ऑब्वियसली एक इंडियन गार्ड के अंदर वो आए थे, खासतौर पर जो चाबहार में डेवलपमेंट हो रही थी, वहां पे जो लेबर जाती थी, वहां से उन्होंने पेनिट्रेट किया था, उस रास्ते से यूं समझ लें।
तो ईरान ने एक न्यू फाउंड जरूर रियलिज्म उस वक्त भी आया था, और फिर उन्होंने बहुत कोमिंग ऑपरेशन किए थे, उन्होंने स्कैन किया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो खिलाफ ईरान के खिलाफ ही कर रहे हैं। जब वो क्लियर अप हुए तो ईरान को आई एम श्योर और क्लैरिटी आई होगी कि पाकिस्तान एक सच्चा दोस्त है, जबकि दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान को और ईरान को दोनों को करीब भी नहीं आने देखना चाहते और ईरान को इंडिविजुअली भी हम्म। स्टेबल नहीं होने देना चाहते, उन एलिमेंट को ईरान ने लास्ट टाइम एड्रेस किया था। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी हमारे लिए तो होगी ही कि ईरान को जी नई रियलिज्म भी आई है, और खास तौर पर जो इस जंग में हमने को 38-39 दिन जो जारी रही, बहुत सिंसेरिटी से ये रोल प्ले किया। तो आई एम हम्म। श्योर ईरान हमारी मुश्किलात को भी अब समझ पाया होगा, हमारी सिंसेरिटी ऑफ पर्पस को, हमारी लॉयल्टी टू ईरान, ये सारी उभर के सामने आई है। जब से उभर के आई है तो इसका मतलब है हमने वो स्पेस गेन की है, और किसी और ने जो दहशतगर्द फैलाते थे हमारे मुल्क में, चाहे वो किसी नाम से भी फैलाते थे, बीएलओ या कोई और, जिनको स्पॉन्सर किया जाता था जी। खासतौर पर इंडिया की तरफ से, वो एक्सपोज हुए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी इनडायरेक्टली भी हेल्प हुई है, जो हमारी सिंसेरिटी को आई एम श्योर ईरान ने एक्नॉलेज भी किया होगा, और जाहिर है वो उस पर एक्शन भी कोई लेंगे। बिल्कुल सही। और सर अप्रैल में जो ईरानी फ़िज़ाई हदूद में गिरकर तबाह होने वाले अमरीकी F-15 के पायलट ने एक दावा किया है कि ईरानी ड्रोन्स ने फ़िज़ा में एक जेलीफिश फॉर्मेशन बना रखी थी, जो फ़िज़ा में एक बारूदी सुरंग की तरह काम कर रही थी। एक एयर फ्लूट माइन या इस किस्म की फॉर्मेशन की फ़िज़ाई जंग में क्या अहमियत होती है? देखिए, अगर आपके व्यूअर्स ज़्यादा डिटेल जानना चाहें तो मैंने अपने नाम से जो मेरा एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें मैंने ये, उसका टाइटल यही था, हाउ ईरान टारगेटेड F-35। हुँ। ये मैंने पूरा महीना एक रिसर्च की थी, और उसके बाद मैंने ये अपलोड किया था डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन माय रिसर्च के ईरान ने कैसे टारगेट किया। और वो सिमिलर टू दैट है, उसके अंदर ईरान ने इनोवेटिव तरीके लगाए थे। एक तो ज़ाहिर है नए तरीके को, बहुत ही पुराने, जो ऑलमोस्ट 100 साल पहले भी यही तरीका जंगों में इस्तेमाल होता था, साउंड डिटेक्शन के सेंस में सहारा हुँ। लिया था। साउंड का मतलब है कि जब जिस ज़माने में घोड़े सफ़र करते थे, जंगलों में और मैदानों में और डेज़र्ट में सफ़र करके हमलावर होते थे या हाथी होते थे, तो साउंड से डिटेक्ट किया जाता था कि ये कैसे मूवमेंट हो रही है, किस डायरेक्शन से हो रही है। फिर एक ट्रायंगुलेशन लगाई जाती थी। मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जाना चाहता था कि आपके व्यूअर्स को मैं कन्फ्यूज़ ना करूँ। ट्रायंगुलेशन की जाती थी, उससे हिसाब लगाया जाता था। ये मिक्स करके ईरान ने यहाँ ज़मीन से फिर ऐसे मिसाइल्स फायर किए हैं, जिन्होंने जहाज़ों के इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ा है। इंफ्रारेड हुँ। का मतलब है जो जहाज के पीछे एग्जॉस्ट होती है जो इंजन की, उसको नहीं छुपाया जा सकता, चाहे वो स्टेल्थ जहाज हो या कोई पुराने जमाने का जहाज हो। उसके जो इंजन हीट है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, जो वल्नरेबिलिटी भी देता है और एक निशानदेही भी करता है कि वो जहाज कहाँ पे है। तो उसका उन्होंने बड़ा फायदा उठाया, उसकी कॉम्बिनेशन से उन्होंने गिराए हैं। तो बिल्कुल ये इनोवेटिव इसलिए था कि आम तौर पर हम सब ख्याल करते थे कि स्टेल्थ या फिफ्थ जनरेशन जहाज का मतलब है कि वो उनको निशाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो टारगेट इसलिए नहीं होता कि वो नज़र ही नहीं आता। तो वो गलत साबित किया ईरान ने कॉन्सेप्ट। सही। और लेकिन सर एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि ईरान को इस किस्म की जदीद तरीन स्मार्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग में रशिया और चीन की बड़ी हेल्प हासिल है। अगर ये सच है तो फिर मशरक़ वुस्ता की फ़िज़ाई हदूद में अब अमेरिका और इसराइल के पास इसका क्या तोड़ है? क्या फ़िज़ा में अब फिफ्थ जनरेशन तैयारों के मुकाबले में सुस्त रफ्तार मगर लाखों की तादाद में उड़ने वाले सस्ते ड्रोन्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं? जी, इत्तेफाक से मैंने इसकी भी एक डॉक्यूमेंट्री आज ही की है कि हाउ अच्छा। ईरान हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्यूचर वॉर्स। इस पे मैंने कल एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी। बिल्कुल आपका यही सवाल है जिसको मैंने जवाब देने की यही कोशिश की है कि हुँ। आने वाले वक़्तों में अब स्टील वर्सेस स्टील, टैंक टैंक, सबमरीन वर्सेस सबमरीन, जेट वर्सेस जेट नहीं होगा। हुँ। इसमें वो होगा जो स्मार्ट मूव करेगा, अपने लिए इकोनॉमाइज़ करेगा जंग को, दुश्मन के लिए महँगी कर देगा, टेक्नोलॉजी को आउटबीट करेगा विद क्रिएटिविटी। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक चीज हमें जरूर ज़हन में याद रखनी चाहिए कि ईरानियन ने पिछले 47 सालों में बहुत ज्यादा तालीम हासिल की। खास तौर पर ईरानी बहुत सारे सीनियर एजुकेशनिस्ट जो गए, साइंटिस्ट गए, ग्लोबली फैले, उन्होंने हुँ। पीएचडीज की हैं, मेटलर्जी में की है, एनरिचमेंट में की है, फिर उन्होंने एक्सप्लोसिव में की है, नेविगेशनल सिस्टम के अंदर की है। अब बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ के सब लोग वापस आए हैं। फिर ईरान ने उनको सेटअप करके दिया, ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जहाँ पे वो इस वक्त मिसाइल्स, ड्रोन और इस तरह की, आपने देखा इवन न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी वो शामिल है। तो ये उनकी पहली तो खुद क्रिएटिविटी है इसमें। हाँ, ज़रूर ये मैं कहूँगा जो शाहिद ड्रोन जिसका अक्सर नाम लिया जाता है, तो रशिया ने इम्प्रूव ज़रूर किया। जब इन्होंने शाहिद ड्रोन रूस को हुँ। एक्सपोर्ट किए, तो जी, उसने जी। और ज़्यादा उनको अपग्रेड किया, प्रिसिजन किया, उनको इकोनॉमिकल किया और ज़्यादा एक्यूरेट कर दिया। लेकिन हुँ। ईरान को सारा क्रेडिट मैं दूँगा पहले, और उसके बाद कोई अपग्रेडेशन या इनडायरेक्टली सपोर्ट उसने किया है। और बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया, और मैंने भी अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में यही अर्ज़ किया है कि ईरान ने न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर दिखाई है,
जिसके अंदर पुराने जमाने में नंबर्स कम होंगे, इनोवेशन होगी, इकोनॉमिक बहुत मैटर करेगी। जैसे हमने देखा कि 20,000 का ड्रोन जो है उसके पीछे लाखों के पैट्रियट फायर कर दिए गए, 4 मिलियन का उसकी कीमत है पैट्रियट। और मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में एक और भी बड़ी डिफरेंट बात करने की कोशिश की है, वो ये कि हो सकता है ईरान का मकसद ही ना हो कि उसके टारगेट तक पहुंचे उसके जो ड्रोन्स थे, वो चाहता ही यही हो कि वो हवावे में इंटरसेप्ट किए जाएं, क्योंकि इंटरसेप्ट किए जाएंगे तो अमेरिकन और इजरायली जो भी डिफेंसेस थे वो डिप्लीट होंगे, और डिप्लीट जब होंगे तो हो सकता है उनका जमीन पर टारगेट इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना हवा में उसने लॉस किया है अपना 4-4 मिलियन का फायर करके 20,000 के ड्रोन के पीछे। तो हो सकता है ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी भी हो ईरान की तरफ से बिल्कुल, कि आई अमेरिका मीन के लिए जंग महंगी करे, वेरी उसका असला डिप्लीट इंटरेस्टिंग। करे और अपने लिए इकोनॉमिकल रखे।